नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं विवेक पाठक। देश में, दुनिया में जो कोरोना के हालात बने हुए हैं, उसके बाद राजनीतिक समीकरणों में भी अब जवाबदेही की जो स्थितियां हैं वो अब खुलकर सामने आने लगी हैं। राज्य स्तर पर बात करें या फिर केंद्र स्तर पर, तमाम ऐसी चूक है, कमियां हैं जिसको कि विपक्ष अब घेरने में जुटा हुआ है। हालांकि सत्ता में रहने के साथ साथ ही अगर सत्ता पक्ष को अगर सवालों पर खड़ा किया है, घेरा है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। उनके जो अध्यक्ष है, साथ ही साथ जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं जो उत्तर प्रदेश में, वो हमेशा से सरकार को घेरते हुए और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए सामने देखने को मिले हैं। आज इस मौके पर हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर ही जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में। ओम प्रकाश जी, जब आप सत्ता में रहे थे, सत्ता में आप मंत्री रहे थे, तब आप सत्ता को घेरते थे, सरकार को घेरते थे, सरकार के गलत नीतियों पर सवाल उठाते थे। अभी जो हालात है, कोरोना को लेकर जो स्थितियां बनी हुई हैं, कोई चूक नजर आ रही है? किस तरह से स्थितियां जो चल रही हैं, लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, इसके लिए शुद्ध रूप से जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। जब जनवरी में ही ये बात डब्ल्यू ने बता दिया कि कोरोना महामारी पूरी दुनिया में ये फैलेगी, तो जब ये सूचना हो गई तो एयरपोर्ट, क्योंकि भारत में ये बीमारी थी नहीं, चीन से शुरू हुआ। जब एयरपोर्ट को सबसे पहले पहला होना चाहिए केंद्र सरकार को कि एयरपोर्ट बंद कर देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, ये नमस्ते ट्रंप के स्वागत में 24 मार्च को उनका कार्यक्रम किए। मरीज आ रहा है, हमारा पहला 30 तारीख मिल रहा है, 30 जनवरी को, और 24 मार्च को ये नमस्ते ट्रंप का स्वागत लाखों लोगों को जुटा करके अहमदाबाद में किया जा रहा है। नौ मध्य प्रदेश से विधायक करके पहुंचाए जा रहे हैं होटल में। स्थिति जब देश के लोगों को इस बात की जानकारी देनी थी कि आज देश में कोरोना महामारी फैल सकती है, तो ये पहले एयरपोर्ट बंद करते। एयरपोर्ट बंद करने के बाद 10 दिन का टाइम दे देते कि जो बाहर फंसे मजदूर हैं वो लोग अपने घर जाना चाहे तो चले जाएं, अन्यथा देश में लॉकडाउन करना पड़ेगा। एक महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है, वो भारत में भी फैल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार जाने और बनाने चक्कर में पड़ी रही, नमरन के स्वागत में पड़ी। इसकी जिम्मेदार तो सीधे भारतीय जनता ये दोष देते हैं, जमात का जिक्र करते हैं। जमात 1 साल से क्या कौन दे रहा है उनको? भारत में आने जाने का परमिशन कौन दे? 1 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये दूसरे का दोष क्यों देते हैं? अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? जब देश के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो बड़े लंबे भाषण दिए थे। इन्होंने 70 साल का हिसाब मांगा था। जैसी में मात्र 50 दिन का हिसाब, जो प्रधानमंत्री केयर फंड का हिसाब देश की जनता मांग रही है, उसको भी देने से भाग रहे हैं और पूरे देश से कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा जमा करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फंड में जो अरबों रुपया जमा है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपया भी पीएम केयर फंड या सीएम केयर फंड में क्या दिया? आज इस महामारी से दुनिया जूझ रही है। आज देश में ट्रेन चलाने की जरूरत है। जो गरीब बाहर फंसे हुए हैं, जो अशिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको पता नहीं कि ऑनलाइन फॉर्म कहाँ भरा जाएगा, टिकट कहाँ मिलेगा, हमें मेडिकल कहाँ बनाना है, उनको इसकी जानकारी नहीं है। तो ये कुछ कानून बनाते जा रहे हैं, पे झूठ बोलते जा रहे हैं। तो ये देश में आजादी के बाद पहली झूठ बोलने वाली सरकार अगर है, बनी है, जनता को धोखा देने वाली सरकार बनी है, गरीब कमजोर पिछड़ों को धोखा देने की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए पास कोई योजना नहीं,
मैं तो एक दिन देखा कोई इन्होंने दिया जैसे नोडल अधिकारी बनाया। अब आप बताइए कि जो यूनिवर्सिटी का प्रवक्ता है वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जाएगा? गरीब जब फोन करेगा तो आईपीएस पीसीएस क्या उसका फोन रिसीव करेगा? ये नोडल अधिकारी नहीं। हमारा सुझाव था कि जो आपके मिनिस्टर हैं नोडल अधिकारी के साथ आप एक दो मिनिस्टर उनके वो अपना फोन के पीए थे, उनके सचिव थे और थे, वो लोग अपना फोन रिसीव करते बताते। या हम कह रहे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा, तो 403 विधानसभाओं में हर विधानसभा में विधायक है, विधायक को भी साथ में जोड़ लेते तो लोगों को सहूलियत उस विधानसभा के लोग किसी प्रदेश में हैं तो उनके माध्यम से कैसे आने की है बात है। लेकिन ये तो 10 अधिकारियों के हैं और एक मुख्यमंत्री, इनको तो खुद अपने मंत्रिमंडल पे विश्वास नहीं, मंत्रियों पर विश्वास नहीं है, तो ये कोरोना से क्या निपटेंगे? अकेले ही इतना चाहते हैं। इन्होंने कहा था कि हम गुजरात मॉडल देश में लागू करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को अहमदाबाद और आगरा बुला करके इन्होंने पूरे देश को कोरोना महामारी में झोंक दिया है। ये कल आपकी तरफ से एक श्रम कानून में जो तब्दीलियां किया गया, संशोधन किया गया है, कल आप और जो है शिवपाल यादव की तरफ से भी जो है सरकार पर सवाल उठाए गए, किस तरह का संशोधन हुआ है और ये क्यों मजदूरों के खिलाफ है? देखिए, ये सख्त रूप से पूंजीपतियां है, अमीरों के हित में सोच रही है, जिसका उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने देखा अभी जब 50 उद्योगपति जिनके पास, जैसे हम नाम ले रहे हैं, एक रामदेव जी हैं, उनको तो लोग बाबा कहते हैं लेकिन वो बाबा नहीं है, वो व्यापारी हैं, जिनका 6000 करोड़ रुपया टर्नओवर हर साल का हो, वो बाबा कैसे हो सकता है? वो व्यापारी हो सकता है, व्यापारी रामदेव हो सकते हैं। व्यापारी रामदेव ने प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा जमा किया, जितने लोगों ने पैसा जमा किया, आज बाबा रामदेव का 2212 करोड़ रुपया कर्जा माफ हो गया, 50 लोगों के कर्जे माफ हो गए, तो ये तो उद्योगपतियों को कर्जा माफ किए। आज जब मजदूर फैक्ट्रियों को ये राहत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम फैक्ट्रियों को राहत दे रहे हैं। कैसे आप राहत दे रहे हो? जहां 8 घंटे ड्यूटी करने की बात है, अब वो 12 घंटा ड्यूटी लेगा, कब वो निकाल देगा? तो ये कानून को जो इन्होंने पास किया है, ये एक तरह से दास्तां ले जा रहे हैं ताकि मजदूर अपने हक की लड़ाई न लड़ सके, ये गरीब कमजोर जो 10 लोग हैं ये अपने अधिकार की बात न कर सके। इसके लिए इन्होंने जो कानून में संशोधन किया है, ये कानून है, ये मजदूरों के लिए काला कानून साबित होगा। आने वाले दिनों में आप देखिएगा इसी को लेकर दमखम के बाद राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक आंदोलन करेगा और देश में जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री प्रदेशों में हैं ये नहीं कुछ कर पाएंगे। जो सरकार की तरफ से जो योजना है वो अलग अलग तरीके से बिना सोचे समझे, बिना रणनीति बनाए ये लोग कोई निर्णय ले रहे हैं। अभी आपने देखा आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दिया, लॉकडाउन अगर नहीं होता तो सरकार के नाक में पानी भर देते लोग। आज पिछड़ों के साथ जिस तरह का धोखा हो रहा है, थाना हो, ब्लॉक हो, तहसील हो, कचहरी हो, जो भी हो, आज अल्पसंख्यक के साथ धोखा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से और अपने यूपी के मुख्यमंत्री जी से, जब दो साधुओं की हत्या होती है पालघर में, तो पूरे देश में टीवी चैनल पे बाजा बजता है, पूरे देश में आक्रोश होता है। हमारे 16 मजदूर जब ट्रेन से कट गए तो इसके विषय में किसी को चिंता नहीं है। आज ट्रक से 5 मजदूर, ट्रक पलट गई, मर गए, उसकी किसी को चिंता नहीं है। किसी भी नेता को, मंत्री को, विधायक को, प्रधानमंत्री को चिंता है। आज दो साधु की हत्या होती तो साधु तो हिंदू है। ये श्रमिक मजदूर को ये साबित करे। मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे भी पूछना चाहता हूं कि ये बताओ, क्या ये श्रमिक जमाती दिखते हैं तुम्हें? ये हिंदू हैं क्या? हिंदू की बात वोट के समय खाली होगी, जब चुनाव आएगा तब हिंदू की बात करोगे, हिंदू मुसलमान की बात करोगे। आज तेरा लेकर के सरकार बनाया, आज तो बेचारा पैदल चल रहा है। जिस माँ के पेट में 6 साल, 7 साल, 8 महीने का बच्चा है, वो हमारी माँ पैदल आ रही है, छोटे छोटे बच्चे पैदल चल रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री जी बयान दिए थे कि हम हवाई चप्पल वाले को जहाज में बैठाएंगे।
इन्होंने 2017 में शिमला में भाषण दिया था, आज उनका वो भाषण, आज ये ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं, आज ये बस चला ही नहीं पा रहे हैं, ओम प्रकाश जी, गरीब जो मजदूर है श्रमिक प्रकाश उसको जी, ला ही नहीं पा रहे हैं। ओम प्रकाश जी, जी मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि मजदूरों की आपने बात उठाया है, मुद्दे की बात की है, संशोधन हुआ है, उसके ऊपर सवाल खड़े किए, ये समझ में आता है, लेकिन ये मजदूरों में हिंदू मुसलमान आना ये समझ में नहीं आता। सरकार का जो एजेंडा है वो सबका साथ सबका विश्वास जो है साथ ही साथ सबका विकास की बात वो करती है। क्या इस एजेंडे पर सरकार नहीं है? नहीं, 100% सरकार सबका साथ सबका विकास का जो नारा है ये 100% झूठा है। भाजपा का विकास और दुनिया का देश का नाश। आज आप उठा के देखो, रेलवे को बेच दिया। प्रधानमंत्री जी बड़ी लच्छेदार भाषण मारते थे कि देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया। देश बिकने नहीं दूंगा, एयरपोर्ट बेच दिया। देश बिकने नहीं दूंगा, बैंक बेच दिया। देश बिकने नहीं दूंगा, बैंक बेच दिया। सारा चीज बेचते जा रहे हैं, ये देश को चले जाएंगे। मोदी जी ने कहा था कि मैं फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा, जब देश बेच देंगे तो झोला लेके चल देंगे। नहीं तो ऐसी स्थिति में ये जो हिंदू मुसलमान वाला जो फैक्टर है, जिसको आप जो अभी आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं की बात तब करते जब ये चुनाव आते हैं, तो इसका मतलब कहने का अर्थ क्या था, क्या समझा जाए इस बात को? मकसद मेरा कहने का है कि आप जब कोरोना से लड़ाई लड़ने की है कि सर्वदलीय बैठक करके लोगों से राय लेकर के मशविरा करके कोई चाहिए, आप 4 घंटे में लॉकडाउन करते हो, 4 घंटे का समय देते हो लॉकडाउन का, और थाली ताली बजाने के लिए 4 दिन का टाइम देते हो, मोमबत्ती और बत्ती जलाने के लिए 4 दिन का टाइम देते हो। और अगर आप जिस तरह एयरपोर्ट आप बंद करते, सूचना देकर के 1 हफ्ते बाद एयरपोर्ट हम बंद करेंगे, जितने लोग आए हैं उनकी जांच करते, आप उनका स्क्रीनिंग करते, आप उनको क्वारंटाइन करते, तो आज इस तरह की महामारी देश में नहीं फैली। आप जिस तरह की बात, आप वहां जब दिल्ली में जो मरकज वाला मामला था, परमिशन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने परमिशन दिया। वीजा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वीजा दिया। और हिंदू मुसलमान उस समय कर रहे थे, आज क्यों नहीं हिंदुओं की चिंता हो रही है? अगर तुम हिंदू मुसलमान करते हो तो आज जो हिंदू ट्रेन से कट रहा है, सड़क पे गिर के मर रहा है, साइकिल से आते आते बेहोश होकर मर रहा है, उस हिंदू की बात क्यों नहीं करते हो? आज उनको मजदूर बता रहे हो। जब चुनाव आ जाएगा बनाओगे इनको, है कि उनको अपने घर जाने के लिए बच के रो रहे हैं, खाना नहीं है। सवाल तो मजदूरों का है, सवाल मजदूरों का है। जब आपके पास फोन जाए तब ना। आज उठा के देखिए, कम से कम लाखों करोड़ों मजदूर ऐसे आज भी फंसे हैं, जिनके पास न राशन है न पैसा है, बेचारे मर रहे हैं। वो हम लोगों के यहाँ, जिनके यहाँ फोन नंबर उनके है, फोन करके रो रहे हैं, हम लोगों को धमकी, हम लोगों को डांट रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको सरकार की जिम्मेदारी है बस चलाना, ट्रेन चलाना। आप चला तो रहे हो ट्रेन, एसी कोच चला रहे हो, आप बताओ एसी कोच का 5,000, 4,000, 3,000 रुपया भाड़ा होगा। जिसके पास नहीं हो कैसे एसी से आएगा? आप उसकी जगह क्यों ना जनरल ट्रेन चलाते हो? आप क्यों नहीं जनरल टिकट पे चलो? एक तरफ तो भाषण दिया कि हम फ्री में ट्रेन चलाएंगे, और फ्री में चलाने के लिए जब टिकट लेने लगे तो लोग बेचारे रोने लगे। आज आपको चाहिए कि ऐसी परिस्थिति, आप जब हिंदू की बात करते थे तो आज जो हिंदू मुसीबत में पड़ा है, जो मजदूर मुसीबत में पड़ा है, तुमको वो हिंदू नहीं दिखाई देता है। आज उनको कम से कम सकुशल उनको घर भेज दो, बाई ट्रेन चलाओ। आपके पास धन की कहाँ कमी है? लेकिन आप तो चाहते हो कि खाली देश में हिंदू मुसलमान करके हमको वोट में हम सत्ता लेते रहे, हिंदू भाड़ में जाए। इसीलिए इन्होंने श्रम कानून बना करके जो मजदूर है वो हिंदू नहीं है के साथ कुठाराघात क्यों किया तूने? जब वोट लेना होता तो हिंदू करते हो, और उनके कानून को, उनके अधिकार को आप छीन रहे हो। ये कहां का कानून बना रहे हो आप? इस नाते ओम प्रकाश राजभर विरोध करता है। राजभर साहब, वोट तो मुसलमानों ने भी दिया होगा सरकार को? नहीं, भाजपा नहीं मानती। कौन कह रहा है? भाजपा तो खुद कहती है कि हमको जो है अल्पसंख्यक वोट जो है परसेंटेज बड़ा है। आप मानते नहीं मानते हैं? हम तो नहीं मानते। आपको नहीं लगता हम तो नहीं मानते? वो देश के मुसलमानों ने सरकार को, बीजेपी को वोट दिया होगा और उनके विकास की जिम्मेदारी सरकार की है? आपको नहीं लगता ऐसा? ये दुनिया दिखाने के लिए बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दुनिया में अपना चेहरा दिखाने के लिए खाली बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ धरातल पे आते हैं तो आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक कहता है कि मुसलमान से सब्जी न खरीदो। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बोलता है मुसलमान को ना पका रहा है।
हम पूछते हैं कि हमारे 8 जनवरी से लेकर के 25 मार्च तक 15 लाख लोग ऐसे भारत में आए हैं, जिसमें 3300 जमाती थे। तो शेष लोग कौन लोग थे, वो कहां गए? इस पे क्या किसी का फोकस है? आप आज पूरे देश में आपने नफरत का बीज बो दिया ये हिंदू है कि मुसलमान अगर का। हिंदुओं मतलब मुसलमानों के लिए तो सरकार कुछ कर नहीं रही है, उनके विरोधी हो गई आपके हिसाब से, और हिंदुओं के लिए कुछ कर नहीं रही है, तो सरकार को सीधे सीधे आप निष्क्रिय साबित कर रहे हैं ना। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट मानों को दिया भाजपा ने? हम आप ही से पूछ रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान को क्यों नहीं दिया? आप मोहसिन खान तो बैठे हैं ना, मोहसिन खान है ना। अरे मोहसिन तो वो मनोनीत है महाराज, अरे मनोनीत है, राज्य मंत्री बनाए गए दिखाने के लिए कि ये भी एक चेहरा है। और खैर ये पार्टी के अंदर की नहीं, बात नहीं, होगी, वो मैं अपने पत्रकारिता के साथ में क्या बात कर सकता हूं। ये सवाल तब आपने क्यों नहीं उठाया जब आप सरकार में शामिल थे? सरकार तभी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं। तब तो आपने संवैधानिक तौर पर जो आपने पद भी ले लिया, मंत्री पद पे भी रहे, और आपने सरकार के साथ जब उठाया, उस वक्त आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? सरकार को क्यों नहीं घेरा? बिल्कुल पूछा था। जब आपको आप इस्तीफा देते, आप राजभर साहब आप इस्तीफा देते, आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? बिल्कुल दिया, पूछो उनसे इस्तीफा क्यों इस्तीफा दिया ओम प्रकाश राजभर। आप पहले जानकारी करो। जब इन्होंने मुगल सराय का नाम इतने समय बाद, उस समय भी मैंने कहा इतना समय लंबा समय आपने वहां बिता लिया सरकार में, उसके बाद आप जाके जो इस्तीफा दे रहे हैं, क्या हुआ? इतना समय लंबा समय क्यों लग गया इस्तीफा देने में साहब? अगर आपको ये था कि टिकट उन्होंने दिया ही नहीं मुसलमानों को, तो इतनी मुसलमानों के हितैषी थे आप, तो आपको इस्तीफा तुरंत ही देना चाहिए था, मंत्री पद को आपको अपनाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, हमारी बात सुनो। आप देखो, आप लोग पत्रकारिता करते हो, हम राजनीति करते हैं। जब हम इस्तीफा नहीं, सुनो, आज अगर जैसे आपने कहा ना कि रह करके भी आप लड़ते थे सरकार से बाहर, हम सरकार में अगर रह करके लड़े हैं। उनके साथ मैंने आपके सवाल का आप ही से सवाल पूछा है, आपने जो कहा कि टिकट इन्होंने अल्पसंख्यकों को नहीं दिया, मुसलमानों को नहीं दिया, तो मैंने कहा आपने उसी वक्त मंत्री पद से जो ऑफर था आपने ठुकराया क्यों नहीं? आपने मंत्री पद लेकर भी क्यों जो है नया काम कर दिया? आपका विरोध तो तब दिखता ना, सरकार में भी आप रह लिए, उसको घेरा भी आपने। भैया देखो, नहीं, पहले आप ये जानकारी करो कि 2017 में हमारा उनका समझौता था। हमारे खाते में जो सीट मिली उनके खाते में उनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। मैं उस समझौते से ऊपर उस समझौते को मानता हूं जिसको अभी आप उठा रहे हैं। मैं आप ही के सवाल को आप ही से सवाल कर रहा हूं, आप समझिए मेरी बात को। नहीं, मैं समझ रहा हूं। मैंने इस्तीफा इसी नाते दे दिया कि जब यहाँ देख लिया कि हिंदू मुसलमान होगा, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ खाली दुराचार होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं मिनिस्टर था तब भी बोला कि 75 जिले हैं, बनारस जिले में 26 थाने हैं जहां प्रधानमंत्री जी चुनाव जीते हैं। 26 थाने में 24 थानों पर खाली सामान्य वर्ग के लोग हैं, 2 पर 1 पर शेड्यूल कास्ट है, 1 पर बैकवर्ड। यही हिस्सेदारी है, यही सबका साथ सबका विकास है। 75 जिले हैं। मैं सरकार में रह करके उठाया था, आज भी उठाता रहता हूँ, आज भी बोलता रहता हूँ। हिस्सेदारी की लड़ाई जब ये नारा साथ सबका विकास, तो हमारा सबका साथ कहाँ एक थाना तो आप चाहते हैं, आप चाहते ना ओम प्रकाश जी, आप तो चाहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास हो। किसकी हिस्सेदारी, उसकी हिस्सेदारी। माफ कीजिएगा, सुन नहीं पाया, आपकी तकनीकी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा दोबारा बोलिए। इसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी आबादी है, उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मतलब चलिए, कुछ तो जो विकास उतना आएगा अगर अल्पसंख्यकों की बात की जाए। खैर राजभर साहब, मैं चलते चलते ये पूछ लेता हूं आपसे कि कोरोना को लेकर जो सरकार दावे कर रही है, प्रवासी मजदूरों को लेकर जो है सरकार ने दावे किए हैं, पीठ थपथपाई है अपनी, कि वो किसी भी स्थिति में जो है प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, और जो स्थितियां हैं वहां पर एक कमेटी तक गठित कर दी गई है। हालांकि जो स्थितियां हैं वो पता नहीं कब तक सामने आएंगी, लेकिन आप इस स्थितियों को किस तरह का आकलन देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100 झूठ बोलने वाली सरकार है। उदाहरण मैं देता हूं 5। देश के प्रधानमंत्री जी जब नहीं बने थे तब भी इन्होंने बोला था 15-15 लाख रुपया तेरे खाते में लाके दूंगा। 6 साल हो गया, पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री जी जब नहीं थे तब इन्होंने बोला था कि हम देश को बिकने नहीं देंगे। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक का LIC बेच दिया। इन्होंने भाषण दिया था। हमारी बात सुन लीजिए, आप बुरा मत लगिए, लग रहा तो सुन लीजिए। बोले 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात किया था।
जी 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। और बता दूं कि नोटबंदी करके इन्होंने 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी लिया। जीएसटी से इन्होंने 4 करोड़ लोगों की नौकरी ले लिया। ये कोरोना से लड़ाई में पूर्ण रूप से विफल है। ये खाली गुमराह कर रहे हैं सबको। आप देखते जाइएगा, दिन दूना रात चौगुना कोरोना बढ़ रहा है। अब ताली बजाया तो क्या कोरोना रुका? उसका जस्ट 5 गुना बढ़ गया। इन्होंने दिया जलाया तो क्या कोरोना रुका? जब इनको जो है वेंटिलेटर बनाना था, तब ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पूरे दिन खरीद के बना रहे थे। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। अब आगे की रणनीति क्या होगी साहब? अब आगे की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव करावे। चुनाव में प्रदेश में हम सरकार बना करके जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, माननीय रामचंद्र कश्यप, माननीय रामधनी बिंद, माननीय प्रेमचंद प्रजापति, माननीय बाबूराम पाल जी और माननीय कृष्णा पटेल और ओम प्रकाश राजभर, इतने लोग हम लोग मिलकर के मोर्चा बनाए, भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसकी पहली रैली हमने बलिया किया, दूसरी रैली कुशीनगर किया, तीसरी रैली हमने गाजीपुर किया, चौथी रैली हमने इलाहाबाद में किया। उसके बाद लॉकडाउन लागू हो गया। जो लॉकडाउन खत्म होगा, लोग उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बना के दिखाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सरकार बनाएं और जिस तरह से सबका साथ सबका विकास देने की बात कर रहे हैं वो जनता तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश राजभर जी, आपने हमें समय दिया, वक्त दिया और सरकार के जो विपक्षी के तौर पर आपने जिस तरह से सरकार पर निशाना साधा। उम्मीद करते हैं कि सरकार तक आपके सुझाव, आपके जो नज़रिया है, एजेंडा है आपका, उनकी कमियां का, वो उन तक पहुंचे सही तरह से। और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर सरकार ये जो आप आरोप लगा रहे हैं वो चूक से वो उबर पाए और जनता तक इसका जो कोरोना का जो पूरा संक्रमण का जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं, जो आपातकाल जो बना हुआ है, उससे जनता बच पाए। देखिए, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की विचारधाराओं को साथ में लेकर चलना होता है और ऐसे हालातों में विपक्ष के साथ भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि विपक्ष एक आलोचक और एक समीक्षक के तौर पर सरकार के उस खामियों को जिक्र करता है, चर्चा करके उसे जनता के हितों के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर ये विपक्ष अगर सिर्फ राजनीतिक एजेंडा के तहत अगर कोई बात सरकार को घेरने के लिए लगाए तो आम जनता समझदार है और उसे समझ में आ सकता है कि कौन व्यक्ति, क्या पार्टी किस तरह से एजेंडा तय करेगा, क्या उसका मकसद होगा, वो सब समझदार है। और अब उम्मीद करते हैं कि आज देश का जो मतदाता है, जो स्थितियां हैं, आज राजनीति से हटकर सब लोग साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अगर इस कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भागीदारी देते हैं तो शायद आने वाले वक्त में जल्द ही हम कोरोना से जीत जाएंगे, वापस आ पाएंगे। उसके बाद तो ये साफ ये राजनीति बदस्तूर जारी रहेगी। फिलहाल अगर आपको हमारी खास पेशकश पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमें यानी जनसत्य न्यूज़ को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें लाइक भी कर सकते हैं और यूट्यूब पर आप जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।